चल रहा था। आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो सलाह हो मेरी वो सलाह दें ताकि मैं अगले वीडियो में रिवाइज करके उस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। और मेरा जो चैनल है वो आपका ITI इलेक्ट्रीशियन यूट्यूब जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है ITI इलेक्ट्रीशियन पूरे सर UDKY पूरे सर। इस पर आपको ITI के जो भी इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी के जो है वो इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा। और इस चैनल को आपसे निवेदन है कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं अब टॉपिक पर चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये चैनल है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी स्टूडेंट्स 2018 में, 17 में, 16 में पास आउट कर चुके हैं, जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, ये क्वेश्चन जो है ये जो लेसन है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि जो लड़के इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं लगभग थ्योरी से उनका कॉन्सेप्ट छूट जाता है, उनके लिए बड़ी अच्छा वीडियो रहेगा। अब मैं चला पूरे टॉपिक पर। सबसे पहले एक प्रश्न है, इस पे आपको 2 दिन मैंने ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ाया था। अब 4 से 25-30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने 2-3 पॉइंट पढ़ाई है, वो तीनों क्वेश्चन आपको रिवाइज हो सके। प्रश्न नंबर पहला है कि यदि आपसे कोई पूछे, ध्यान दीजिएगा, आपसे कोई पूछे कि ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है, AC तथा AC या DC पर। ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है? ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट है सारे, इंपॉर्टेंट नंबर 1, ट्रांसफार्मर आपके AC पर काम करता है। किस पर काम करता है? AC पर काम करता है, DC पर काम नहीं करता है। DC पर काम इसलिए नहीं करता है कि आपकी जो आवृत्ति होगी, आपको DC की जो आवृत्ति होती है वो कितने होती है? 0 हर्ट्ज होती है। तो 0 हर्ट्ज होती है तो वहां पर जो प्रतिबाधा होता है x से बराबर होता है 2 पाई fm। और उस समय जो आवृत्ति 0 होगी तो पूरे टर्म को क्या बना देगी? 0 आवृत्ति बना देगी। तो 0 आवृत्ति बना देगी तो आपका काम नहीं करेगा। इस केस में वाइंडिंग क्या होती है प्रश्न पूछा जाता है। डीसी के कंडीशन में वाइंडिंग क्या हो जाएगी? जो कॉइल होते हैं, जो आपके कॉइल होते हैं वो आपके जल जाते हैं। ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है ना, पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होगी। प्रश्न पॉइंट नंबर 2 में आपका हो जाएगा ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होगी। तो ट्रांसफार्मर में आपकी 2 वाइंडिंग होंगी, एक आपका प्राइमरी होगा, एक आपका सेकेंडरी होगा। जो सोर्स से लगा होगा उसको प्राइमरी कहेंगे, जो लोड से लगा होगा उसको हम सेकेंडरी कहेंगे। ओके, प्रश्न नंबर 2, ठीक है, इसको धीरे धीरे आप करें। प्रश्न नंबर 3 में आपको ये मैंने क्लियर कर दिया। आपको एक प्रश्न बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि AC, ध्यान दीजिएगा, बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि AC और DC यहाँ पर 2 बातें हैं। AC में आपके AC की आवृत्ति कितनी होती है पूछा जाता है। तो AC की आवृत्ति आपकी 50 हर्ट्ज होती है। और देखो यहाँ पर एक फायदा बताऊंगा, जो हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज को हम लोग साइक्लिक पर सेकेंड भी कहेंगे। जो AC होती है, इस तरह का AC होता है, ये AC वेव है, ठीक है, ये AC भी है। और बोलेंगे कि एक यहां से लेकर के यहां तक पूछा जाता है कितनी साइकिल कंप्लीट कर लिया। तो एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। कितनी साइकिल कंप्लीट कर लिया? एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। और एक साइकिल में आधा धनात्मक अर्धचक्र होता है और आधा ऋणात्मक होता है। आधा पॉजिटिव होता है, आधा नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल मिल करके एक कंप्लीट साइकिल बनता है, जिसको हम एक कंप्लीट साइकिल बोलते हैं। और एक कंप्लीट साइकिल में पूछा जाता है कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो मान लो कि 2 इस तरह के हैं, एक ऊपर और एक आपका नीचे, इन दोनों को मिला करके बनाया जाएगा तो गोलाकार हो जाएगा। तो गोलाकार में 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो 3 प्रश्न मुख्य है आपका। और इसमें अभी और आगे बढ़ा रहे हैं। ट्रांसफार्मर AC पर काम करेगा कि DC पर? ये आप लोगों को 2 क्लास में मैं बता चुका, यहाँ पर रिवाइज करा हुआ है क्वेश्चन को। AC पर काम करेगा, DC पर काम नहीं करेगा। दूसरे पर पूछा जाता है कि AC में आवृत्ति कितनी होगी? तो 50 हर्ट्ज यहाँ पर लिख रहा हूँ। और DC में जो आवृत्ति होगी वो आपके 0 हर्ट्ज होती है। कितनी आवृत्ति होती है? 0 हर्ट्ज होती है। और पूछा जाता है अक्सर प्रश्न कि हर्ट्ज किसकी मात्रक होती है? तो हर्ट्ज आपकी आवृत्ति की मात्रक होती है।
किसकी मात्रक होती है? आवृत्ति की मात्रक होती है। और इसका जो फार्मूला होता है, इसका जो इंग्लिश होता है वो आपको होता है फ्रीक्वेंसी। ये क्यों है? फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। तो एसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज, अपने भारत में भी सिंगल फेज में या 3 फेज में 50 हर्ट्ज की आवृत्ति होती है। डीसी में कोई आवृत्ति नहीं होता, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज हो जाता है। और हर्ट्ज को दूसरे भाषा में साइकिल पर सेकंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकिल पर सेकंड भी कहते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 क्या है? ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 तो हो गया। प्रश्न नंबर क्या है? चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट ये है कि आपने यहाँ पर फार्मूला बेटा प्राइमरी कह लिया, सेकंड कह लिया। प्रश्न नंबर 4 है, स्टेप अप में क्या होगा? स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ेगा। स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ेगा। स्टेप अप में वोल्टेज तो बढ़ा, लेकिन पूछा जाता है कि वाइंडिंग किस प्रकार की होगी। तो देखिएगा, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। जब वोल्टेज को हमें बढ़ाना है तो प्राथमिक की तरफ नहीं, सेकेंडरी की तरफ जो आप इधर मान लो 5 कॉइल है, तो सेकेंडरी की तरफ जब भी होंगे तो 5 कॉइल से ज्यादा 8 कॉइल, 10 कॉइल, 20 कॉइल, 50 कॉइल, सेकेंड फर्स्ट कॉइल की अपेक्षा सेकेंडरी में लपेटों की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी लपेटों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्न क्या होगा? ज्यादा होगा। जबकि स्टेप डाउन में इस कंडीशन में पूछ दिया जाए क्रॉस क्वेश्चन में कि स्टेप अप में प्राइमरी वाइंडिंग कितनी होती है, तो प्राइमरी वाइंडिंग कम होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग ज्यादा होती है। और आपको स्टेप डाउन पूछ ले, स्टेप डाउन में प्राइमरी में ज्यादा होगा, यहाँ पर सेकेंडरी में ज्यादा हो रहा है। किसमें ज्यादा हो रहा है? स्टेप अप में द्वितीयक, सेकेंडरी का मतलब द्वितीयक में ज्यादा हो रहा है, और स्टेप डाउन में प्राथमिक में ज्यादा होगा। इसमें ज्यादा होगा, प्राथमिक में ज्यादा होगा। इसमें जो लपेटा जाएगा ना, ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, सेकेंडरी। वोल्टेज को बढ़ाना है तो सेकेंडरी की तरफ प्राइमरी की अपेक्षा ज्यादा लपेट लो। अब डाउन करना है तो प्राइमरी की तरफ ज्यादा लपेट लीजिए, फेरों की संख्या इधर ज्यादा हो जाएगी, अब इधर हो जाएगा कम। ठीक है, तो इस तरह से स्टेप डाउन करें। तो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छठवां बता दिया है। एक बार इसको रिवाइज कर लें। ट्रांसफार्मर एसी पर काम करेगा, जो डीसी की आवृत्ति होती है वो 0 हर्ट्ज होती है, और इसमें जो हम प्रतिबाधा निकालते हैं तो एक्स बराबर होता है प्रतिबाधा निकालने का सूत्र 2 पाई एफ है। 2 पाई एफ का मान यहाँ पे 0 रखोगे तो जो ये पूरा टर्म है वो कितना हो जाएगा? 0। फिर जब प्रतिबाधा नहीं होगा, सप्लाई एक पूरे कुंडली को, ठीक है, इसमें वाइंडिंग क्या होती है? जल जाती है। जब प्रतिरोधी होगा तो वो क्या लघुत्तम है। ठीक, सेकंड पॉइंट, प्राइमरी की तरफ सप्लाई सोर्स देते हैं, द्वितीयक से लोड लेते हैं। तीसरा है एसी के साथ 50 हर्ट्ज की आवृत्ति, डीसी के साथ 0 हर्ट्ज की आवृत्ति, और हर्ट्ज को दूसरी भाषा में साइकिल पर सेकंड। एक साइकिल का मैंने मतलब बता दिया। जो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, इसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब चलिए, इसमें 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, वोल्टेज को बढ़ाना है और वोल्टेज को घटाना है। तो आपका स्टेप अप हो जाता है, स्टेप डाउन होता है। स्टेप अप में वोल्टेज क्या होगा भाई? बढ़ेगा। स्टेप डाउन में वोल्टेज घटेगा। अब यहाँ पर 2-4 प्रश्न और इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 4, एक प्रश्न ये हो गया, इसको आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 से बाद मैं 5 में चलता हूँ। प्रश्न नंबर 5 में आपसे मैं ये पूछ लूं कि किस चीज का मान बदलता है और किस चीज का मान स्थिर रहता है। किस चीज का मान बदलता है और किस चीज का मान स्थिर रहता है। तो आप समझ लीजिए ध्यान से। पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर 5 में है, इसमें वोल्टेज होता है, करंट होता है और पावर होता है और आवृत्ति होती है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें जो घटता बढ़ता है वो क्या घटता बढ़ता है? ये आपका बदलता है। क्या होता है? यानी वोल्टेज और करंट क्या होगा? चेंज होता है। जबकि आपका जो पावर है क्या है? आपका जो पावर है और जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो आपका कांस्टेंट यानी नियत रहेगा। क्या रहेगा? नियत रहेगा। ये
फ्रीक्वेंसी घटेगी बढ़ेगी नहीं, पावर भी घटेगा बढ़ेगा नहीं, पावर भी नियत रहेगा। जबकि वोल्टेज और करंट आपने देखा होगा, ये आपकी वाइंडिंग है। मान लो कि सपोज दैट ये आपका क्या हो गया, कौन सा ये आपका ये मान लो सप्लाई सोर्स दे रहे हैं, यहाँ पर हम लोड लगा दिए, तो ये कौन सी वाइंडिंग आपको दिखाई दे रही है? प्राथमिक में ज्यादा, द्वितीयक में ज्यादा लपेटा गया तो कौन सी वाइंडिंग? द्वितीयक में ज्यादा लपेटा गया तो कौन सा वोल्टेज? स्टेप अप। क्या होगा? स्टेप। इस कंडीशन में क्या होगा बाबू ध्यान दीजिएगा, स्टेप अप हो गया। इस कंडीशन में क्या होगा कि इधर के वोल्टेज को आपने V1, इधर लपेटों की संख्या N1 कहिए, या आपने कह दिया इसको NP प्राइमरी टर्न। लेकिन जो इधर वोल्टेज होगा, वोल्टेज आपका V2 होगा, सॉरी करंट जो होगा वो I2। जबकि इधर आपका V2 वोल्टेज, करंट आपका NS यानी सेकेंडरी लपेटों की संख्या, सेकेंडरी लपेटों की संख्या, लेकिन जो करंट होगा वो आपका करंट इधर I1 होगा। सेकेंडरी की तरफ करंट I1 प्राप्त होगा, लेकिन प्राइमरी की तरफ I2 प्राप्त होगा। तो ये आपका स्टेप आपका चित्र है। तो वोल्टेज और करंट आपके बदलते रहते हैं, जबकि आवृत्ति और पावर क्या होते हैं? पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। क्या दो चीज बदलेगा? तो सर वोल्टेज और करंट बदलेगा, जबकि आवृत्ति और पावर ये आपकी नियत रहती है। इंपॉर्टेंट समझ में आ गया? पॉइंट नंबर 6 चल रहा हूं, पॉइंट नंबर 6 पर ध्यान दीजिएगा। ये हो गया ओके हो गया। पॉइंट नंबर 6 पर इसको एक एक चीज रिवीजन, दो बार तीन बार रिवीजन कर लीजिए। आप लोग आईटीआई के स्टूडेंट्स हो, थोड़ा सा एक दो बार समझ में लगेगा, कि दो बार प्रैक्टिस हो जाएगी, दिमाग में आपको बैठ गई। अब मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें आपका ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा जाता है कि स्टेप अप में, ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है आपका इसमें स्टेप अप में। अब स्टेप अप और स्टेप डाउन, ये दो तीन चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है? स्टेप अप स्टेप डाउन। स्टेप अप में ओके हो गया, क्लियर है? एसी यहां पर हमारा लोड। अब स्टेप डाउन में क्या करेंगे, इसमें वोल्टेज घटेगा, इसमें आपका ओके, इसमें आपका लोड, यस। यहाँ पर ध्यान देंगे, प्राइमरी की टर्नों की संख्या प्राइमरी में कम है, ज्यादा है, वोल्टेज अप हो गया, क्लियर हो गया आपको। स्टेप डाउन में क्या होगा, प्राइमरी की तरफ लपेटों की संख्या ज्यादा होगी और सेकेंडरी की तरफ लपेटों की संख्या कम होगी। अब इसमें कॉन्सेप्ट कब बना लोगे, इसमें कॉन्सेप्ट क्या बनाओगे? इसमें पूछा जाता है अक्सर कि इसमें आप क्या देख रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 पहले आप देख रहे हैं, लपेटों की संख्या किधर ज्यादा है, इधर लपेटों की संख्या को NS बोलोगे कि NP बोलोगे? NS, NS की NP, NS कहेंगे, ये प्राइमरी है, NP, यस। इधर कहेंगे NS, इधर भी कहेंगे NP और इधर कहेंगे NS। वेरी गुड। अब यहां से कॉन्सेप्ट आपको क्या मिल रहा है, इसमें कौन बड़ा है? तो पूछा जाता है स्टेप अप में प्राइमरी की टर्नों की संख्या क्या, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं भाई? क्लियर है? बड़ा है? क्लियर? इधर की तरफ क्या हो जाएगा? वोल्टेज को हम ट्रांसफार्मर में V नहीं लिखते, EV लिखते हैं। क्या होगा? EMF। तो आपका हो जाएगा E1 और E2 मान ले रहे हैं, वोल्टेज को क्या मान रहे हैं? E1 और क्या मान ले रहे हैं? E2। कौन सा बड़ा होगा? E1 बड़ा होगा कि E2 बड़ा होगा? स्टेप
अप है ना, इधर को बढ़ाओ, एक लास्ट में यहाँ इस पे कौन बड़ा होगा, हाँ ई, यहाँ पर भी प्राइमरी मान लीजिए E1 और इधर है E2, तो आपका बड़ा हो गया, इसमें E2 बड़ा हो गया, इसमें आपका E1 बड़ा हो गया, E1 is greater than E2। अब पॉइंट नंबर आप 3 चलेंगे, करंट आपके भाषा में क्या चलेंगे, करंट किसमें ज्यादा होगा, वोल्टेज ज्यादा उधर हो गया तो करंट ज्यादा इधर होगा, इधर करंट कौन सा होगा, यस I2 को लिख सकते हो बाबू IP, सॉरी ये प्राइमरी करंट है कि सेकेंडरी करंट है, प्राइमरी करंट ना, प्राइमरी करंट IP इधर से आ जाएगा सेकेंडरी, कौन सा बड़ा होगा, वोल्टेज इधर ज्यादा हो गया तो करंट इधर ज्यादा होगा, बैलेंस करना, इससे क्या होगा IP is greater than IS रहेगा, ये सेकेंडरी का करंट है, प्राथमिक का ही है, धारा उल्टे होगी बिल्कुल, तो धारा बैलेंस करने के लिए है, इधर प्राइमरी का ही सारा कहलाएगा, इधर धारा क्या होगी, इधर धारा करंट, इधर करंट ज्यादा होगा, उधर वोल्टेज ज्यादा होगा, ठीक है, इसी को ध्यान रखिए, इधर प्राइमरी का ही करंट कहलाएगा, लेकिन ये करंट मैं प्राइमरी का मान ले रहा हूं, तो ये कम होगा कि ज्यादा होगा, बस आपको ये बता सकते, इधर ज्यादा होगा, यही आपका करके रिजल्ट आता है, इसको प्राइमरी मानते हैं, प्राइमरी ज्यादा होगा, I2 मानते हैं, I2 ज्यादा होगा, ओके, इधर की तरफ कौन ज्यादा होगा I2, अंडरस्टैंडिंग करके पढ़ रहे हो, इधर यदि मैं इसको प्राइमरी मानूं, प्राइमरी इसको मानूं तब बताओ वोल्टेज इधर क्या होगा, ये बड़ा है, ओके, क्लियर हो गया आप लोगों, एक बार ध्यान दीजिए, स्टेप अप है वोल्टेज को बढ़ाना, चित्र हमने बना दिया, सेकेंडरी की तरफ इसमें ज्यादा लपेट होगा, वोल्टेज बढ़ाना है तो वोल्टेज को डाउन करना है, तो प्राइमरी की तरफ ज्यादा लपेट होगा, क्लियर, पॉइंट नंबर, इधर वो E1 कह रहे हैं, NP कैसा प्राइमरी की चीजें हमने कर दिया, इधर J2 NS IS, ये भी सिर्फ, अब हमको पता करना है कि लपेट किधर ज्यादा है, N का मतलब नंबर ऑफ टर्न, लपेटों की संख्या, तो यहाँ पर लपेटों की संख्या NS, सेकेंडरी में ज्यादा है, NP की तरफ, इधर प्राइमरी की तरफ लपेटों की संख्या ज्यादा करके दिखाते हैं, सेकेंड पॉइंट है, जब टर्न की लपेटों की संख्या सेकेंडरी की तरफ ज्यादा है तो 100% है कि वोल्टेज में क्या होगा, तो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हम स्टेप, ये हो गया, इसको वोल्टेज को बढ़ा हटाने के लिए I2, अब जब सेकेंडरी की तरफ वोल्टेज ज्यादा बढ़ गया तो प्राइमरी की तरफ करंट को ज्यादा बढ़ाएगा, प्राइमरी की तरफ यदि टर्नों की संख्या ज्यादा हो गई, इधर वोल्टेज ज्यादा हो गया, क्लियर है, चलिए आगे चलिए, ओके हो गया, ये पॉइंट नंबर 6 थे और ये पॉइंट नंबर आपका 7, पॉइंट नंबर 8, ओके, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आपके इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम पढ़ाया गया था, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करेंगे, ट्रांसफार्मर आपका किस सिद्धांत, ट्रांसफार्मर की हिंदी परिणाम, वेरी गुड, ट्रांसफार्मर की हिंदी परिणाम, तो
परिणाम हेतु में एक चीज ध्यान देंगे, इसमें पूछा जाता है कि किस सिद्धांत पर काम करता है। इंग्लिश क्या आ जाएगा? म्यूचुअल इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं एम आई म्यूचुअल इंडक्शन। जबकि ध्यान देंगे इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन मतलब प्रेरण दो प्रकार के, प्रेरण इंडक्शन दो प्रकार के। ध्यान दीजिएगा, आपको बेसिक बता दे रहा हूं, ये रिवाइज है। इंडक्शन दो प्रकार के, एक आपका बाबू सेल्फ इंडक्शन होगा, क्या होगा? सेल्फ इंडक्शन होगा, और एक आपको म्यूचुअल इंडक्शन होगा। अभी आपने लिखा म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन की जो हिंदी होती है वो आपको होता है, देखो तीन हिंदी है, सप्रेरण कह दो, अब पढ़ो एग्जाम में ये सब ऑप्शन नहीं था, सप्रेरण नहीं ऑप्शन होगा, म्यूचुअल इंडक्शन ये है तो अन्योन्य प्रेरण होगा। कौन सा होगा? अन्योन्य प्रेरण। ये भी नहीं है तो आपका अन्योन्य प्रेरण हो गया, सप्रेरण हो गया, और एक जो है वो आपका बोलेंगे पारस्परिक प्रेरण। ये भी नाम, और तीसरा पारस्परिक। यानी ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर क्या करता है? काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब हुआ सप्रेरण या अन्योन्य प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण, जबकि सेल्फ इंडक्शन का मतलब होता है स्वप्रेरण। कौन सा प्रेरण? स्वप्रेरण। और ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन रहा है कि कौन सा ऐसा ट्रांसफार्मर है जो सेल्फ इंडक्शन पर काम करता है? तो आपको ऑटो ट्रांसफार्मर, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर में आपको एक ही वाइंडिंग होती है। आप इस ट्रांसफार्मर देखे हो कि दो वाइंडिंग होती है, उसमें एक ही वाइंडिंग से प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम चला लिया जाता है। यानी ऑटो ट्रांसफार्मर में आपकी कितनी वाइंडिंग होती है? एक वाइंडिंग होती है। और ऑटो ट्रांसफार्मर, कौन सा ट्रांसफार्मर? ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर आपको डिपेंड, आपको काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है? तो सेल्फ इंडक्शन पर। याद कीजिएगा, किस पर? सेल्फ इंडक्शन पर क्लास। चलिए इसके आगे का क्लास आपको बताएंगे, इसको रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। थैंक यू। और आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे फ्रेंड्स में। थैंक्स। इसके आगे कल में